हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें हम क्लास 11 एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी डिस्कस करेंगे। कुछ लेक्चर्स आपको नीट और जेई के पीवाईक्यूज और उसका पूरा डिटेल वीडियो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को हम सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कुछ लेक्चर्स कॉमन होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। रासायनिक साम्य, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था मतलब कि अगर कुछ ऐसा प्रोसेस है, कोई ऐसा क्या बोलते हैं प्रोसेस है, प्रक्रम है, कोई ऐसी क्रिया है जो दो दिशाओं में चल रही है, आगे भी चल रही है, पीछे भी चल रही है ना, अग्र दिशा में भी चले, पश्चिम दिशा में भी चले। ठीक है, तो हम कहेंगे आगे जाने की स्पीड और पीछे आने की स्पीड। मान लो गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चला रहे हो तो आगे तो बहुत तेज चलाओगे, है ना, और बैक लेना होता है ना, बैक गियर डाल के गाड़ी पीछे ले तो बैक जाने की स्पीड तो धीमी होती है। लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें फॉरवर्ड की स्पीड, अग्र अभिक्रिया की गति और पश्चिम अभिक्रिया की गति एक समान है। दो अभिक्रियाएं जो है वो अलग अलग दिशाओं में या ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, स्पीड सेम चल रही है, वहां तुम्हें साम्य अवस्था प्राप्त होगी। अब तुम्हें लगेगा ऐसा कब हुआ, हमने तो यही पढ़ा था कि रिएक्शन है आगे चलती पीछे तो चलती ही नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम साम्य अवस्था पर डायरेक्ट पहुंचेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा चैप्टर रासायनिक साम्य। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि भाई रिएक्शंस कितने टाइम की है, किस हिसाब से आप बांट रहे हो। क्या भाई अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है, ऐसे बांट रहे हो, दिशा के आधार पे बांट रहे हो, है ना, या भौतिक अवस्था के आधार पे बांट रहे हो, तो आप कैसे बांट रहे हो उसके हिसाब से समझाओ। तो हम कहेंगे पहला हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, अभिक्रिया की दिशा के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किस दिशा में अभिक्रिया चल रही है उसके हिसाब से मैं हमारी केमिकल रिएक्शन को डिवाइड कर रही हूं। तो हम कहेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है। पहला अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्या बेटा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और दूसरा तो हम कहेंगे रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। जो आपको साम्य अवस्था मिलेगी ना वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में मिलेगी, रिवर्सिबल रिएक्शंस में मिलेगी। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अनुत्क्रमणीय को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल, है ना। अब मुझे कहीं शॉर्टकट लिखना होगा तो मैं फटाफट लिखूंगी ना, तो मैं इरिवर्सिबल लिखूंगी। अभिक्रिया मतलब रिएक्शंस, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। और उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल। ठीक है, चलो भाई, रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब कैसे, क्या कहना चाहते हैं आप, तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला मेरे पास है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, अब क्या होती है भाई, वन बाय वन डिस्कस करो। क्या है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलती, मतलब क्रियाकारक उत्पाद में बदलेगा, पीछे आने का कोई चांस नहीं है, मतलब खत्म तो होगी, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, खत्म तो होगी, तो निश्चित समय अंतराल में क्या होती है, पूर्ण होती है। क्रियाकारक पूर्णतया उत्पाद में बदल जाता है, लास्ट में क्रियाकारक 0 रहेगा, उत्पाद जो है वो क्या रहेगा आपका, बन जाएगा और मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा। ठीक है, अब आपने खुले पात्र में करानी, मान लो कंटेनर क्लोज है, तो ऐसा हो सकता है कि ए जो है वो बी सी बना रहा है, पर बी और सी वापस चांस है कि बी और सी मिलके क्या हो जाए, ए में कन्वर्ट हो जाए। भले स्पीड धीरे हो, ज्यादा वो बात अलग है, लेकिन इससे चांसेस है कि बी और सी थोड़ा थोड़ा मिक्स होकर वापस ए बना ले। तो अगर मैं खुले पात्र में रखूंगी तो बी सी उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, अलग पात्र में कंटेनर इकट्ठा कर लेंगे उनको, तो वापस कोई चांस नहीं है उनके मिलने का। ठीक है, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो पहला आपको बताना है एक डायरेक्शन में वे अभिक्रियाएं जो एक दिशा में चलती है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जो सिंगल डायरेक्शन,
एक दिशा में चलती है, ठीक है, एक दिशा में चलती है। फिर खत्म होगी तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल खत्म होगी। निश्चित समय अंतराल में पूर्ण होती है, फाइनाइट टाइम, निश्चित समय अंतराल में पूर्ण होती है। खत्म तो होना ही है इनको, ठीक है भाई, निश्चित समय अंतराल में पूर्ण होती है। और तो हम कहेंगे इनको एरो से दर्शाते हैं, है ना, इस तरह से एरो से दर्शाते हैं, सिंगल एरो से, ठीक है। ये खुले पात्र में पूर्ण होती है, खुले पात्र में, ओपन कंटेनर में कंप्लीट होती है, ठीक है। क्रियाकारक पूर्णतया उत्पाद में बदल जाता है, बचेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट। क्रियाकारक पूर्णतया, कंप्लीटली, क्रियाकारक पूर्णतया उत्पाद में बदल जाता है, ठीक है भाई। ऐसी अगर कोई केमिकल रिएक्शन है ना बेटा, जो एक दिशा में चलती है, एरो से दर्शाते हैं, निश्चित समय अंतराल में पूर्ण होती है, खुले पात्र में होती है, क्रियाकारक कंप्लीटली क्या हो जाता है, उत्पाद में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है, लास्ट में जीरो बचता है, तो उन्हें हम क्या मानते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब कौन सी रिएक्शंस जो होंगी वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के उदाहरण, अब सोचो ऐसी कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी जो अनुत्क्रमणीय होंगी। तो पहला आएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सभी अवक्षेपण अभिक्रियाएं, ठीक है, सभी अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है। अब आपने लैब गए हैं, अवक्षेपण देखा है, पीपीटी देखा है ना। पीपीटी मतलब जैसे अगर मैं दो क्रियाकारक मिलाऊं, ए और बी मिलाऊं, ठीक है, वो सी और डी बना रहे हैं, लेकिन सी जो है वो डी में घुलता नहीं है, तो अगर कोई चीज़ घुलेगी नहीं तो क्या हो जाएगी, या तो नीचे बैठ जाएगी या ऊपर आ जाएगी, या तो सेटलिंग हो जाएगा या सरफेस पे, वो घुलेगा नहीं, बस वैसा दिखाएगा कि मैं घुल नहीं रहा हूँ, मिक्स नहीं हो रहा हूँ। जैसे डेली लाइफ में बोलो तो दूध में मलाई होती है ना, तो जब दूध खरीद के लाते हो तो फैट तो होता ही है ना, लेकिन वो फैट सोल्यूबल होता है, फैट घुला हुआ होता है। लेकिन जैसे हम दूध को गर्म करते हैं एक बार, दो बार, चार बार, है ना, या जैसे ठंडा होता है तो वो फैट जो है वो बंद हो जाता है, अब नहीं घुलूंगा, तो नहीं घुलेगा तो क्या हो जाएगा, वो इस क्रीम के फॉर्म में, मलाई के फॉर्म में अलग हो जाता है ना। अब आप उसको घोल के देखो तो नहीं घुलेगा। सिमिलरली ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें अवक्षेप बन रहा है, पीपीटी बन रहा है, तो फिर वो पीपीटी वापस तो घुलने से रहा, अब वो अभिक्रिया आपकी संपन्न हो चुकी है, बस अब आप आगे बढ़ो, तो हम नहीं, ठीक है। सेकेंड है दहन अभिक्रिया, कंबशन रिएक्शन। अगर मैं कोई चीज़ को जला दूँ, कोई हाइड्रोकार्बन को जला दूँ, तो कार्बन है CO2 बन जाएगा, हाइड्रोजन है वाटर बन जाएगा, हीट निकल सकती है, एब्जॉर्ब कर सकता है, डिपेंड भाई, आप दहन है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। अदरवाइज हम देखें तो रिएक्शन आपकी एक्सो है एंडो है, उसके अकॉर्डिंग तो होगा क्या कि अगर कोई चीज़ जल गई तो वापस तो नहीं ला सकते, तो होंगे नहीं, जैसे पेट्रोल जला दिया तो गाड़ी चल गई ना, अब वापस पेट्रोल लाओ सारी गैसें इकट्ठे करके, तो होंगे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कंबशन रिएक्शन जब भी तुम्हें पढ़ने को मिलेगी भी दहन अभिक्रिया है तो मना कर दो, अच्छा दहन अभिक्रिया है, सभी दहन अभिक्रिया, ठीक है ना। जनरली दहन अभिक्रियाएं आपकी एक्सोथर्मिक होती हैं, दहन अभिक्रिया, ठीक है। कंबशन रिएक्शन, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंबशन के बाद तो तापीय अपघटन, किसी को मैंने हीट दी कि वो क्या हो जाए, टूट जाए अपने कंपोनेंट्स में, है ना। मान लो मैंने ए को या ABC एक कंपाउंड है उसको हीट दी, तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया, अब वापस मिक्स होने का कोई चांस नहीं है, और खुले पात्र में तो बिल्कुल भी चांस नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई तापीय विघटन अभिक्रिया, किसी को गर्म करा और वो विघटित हो गया तो वापस आने का चांस नहीं है, ठीक है। तापीय विघटन अभिक्रिया, चलो ये भी मान लेते हैं।
फोर्थ तो आपको बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन। जब प्रबल अम्ल में, प्रबल अम्ल लाइक HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, प्रबल अम्ल में प्रबल क्षार मिलाएंगे तो अम्ल लगेगा मैं HN दूंगा, क्षार रहेगा मैं तो OH दूंगा, H और OH कहेंगे अपन पानी बना लेते हैं, नक्की करो। तो एक बार न्यूट्रल हो गया, एक दूसरे को खत्म कर दिया, अब वापस जिंदा होने का कोई सवाल नहीं है, तो हम कहेंगे ठीक है। सिर्फ प्रबल अम्ल ध्यान रखना, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, ठीक है भाई। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस है ये आपकी वापस तो नहीं आने वाली है, ये खत्म है तो खत्म है, ठीक है। तो ये 4 तरह की अभिक्रियाएं हैं। अवक्षेपण देख लो, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीनीकरण देख लो, दहन देख लो, तापीय विघटन देख लो, बस इनके बाद आप देखोगे कि भाई हाँ ये तो वापस नहीं आने वाली है, इनका हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवा दी, अब ओके एक लोग पहचानो कौन सी उत्क्रमणीय है कौन सी अनुत्क्रमणीय है, कैसे पहचानोगी। तो देखो मान लो मैं तुम्हें कहूँगी देखो मीथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से करा दी, ठीक है। तो मैं कहूँगी अब ऑक्सीजन क्या करेगा, C है तो CO2 बनाएगा, और हाइड्रोजन है तो H2O बनाएगा, है ना। और वैसे भी ऑक्सीडेशन दहन एक ही चीज़ है, तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा है ना। तो मीथेन का कार्बन एक बार CO2 बन गया, हाइड्रोजन जो है वो वाटर बन गया, वापस कहाँ से लाऊं, वापस तो नहीं आने का कोई चांस है। तो ये दोनों मिलके ही नहीं बना सकते, तो हम कहेंगे नहीं दहन है, दहन तो हमने पढ़ा था इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। फिर अगर मैं तुम्हें कहूँ कि NaOH में HCl मिला दिया, तो NaOH में HCl मिला दिया तो NaOH कहेगा भाई मैं तो OH दूंगा, HCl कहेगा मैं जो है वो HN दे दूंगा, हम कहेंगे तो अम्ल क्षार, है ना। HCl क्या है भाई, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है प्रबल अम्ल, NaOH क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है प्रबल क्षार, तो ये तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो सकता, है ना, वापस तो नहीं आ सकते, ठीक है। अब मैं ऐसा करूँ पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर दो, KClO3 है इसको गर्म कर दो, तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करोगे तो हम कहेंगे भाई देखो KCl एक स्टेबल कंपाउंड है, ऑक्सीजन रिच है ये कंपाउंड, ऑक्सीजन खूब सारा है, 6 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये तापीय विघटन हो गया, एक बार टूट गया वापस नहीं ला सकते हो आप, तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये भी समझ में आ रहा है ना। और अगर मैं आपको कहूँ जलीय AgNO3, ठीक है, देखो जलीय को एक्वस लिखते हैं AQ मतलब एक्वस यानी जलीय, तो जब जलीय AgNO3 में जलीय NaCl मिलाएं तो देखो अब जलीय तो आयंस हो गए, Na+ है Cl- है NO3- है Ag+ है, तो Ag कहेगा मैं Cl के साथ मिल जाता हूँ, Na कहेगा मैं NO3 के साथ मिल जाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बनेगा AgCl + NaNO3। अब AgCl जो है इसका व्हाइट PPT होता है, श्वेत अवक्षेप होता है, ठीक है। तो AgCl व्हाइट PPT श्वेत अवक्षेप, ठीक है। तो व्हाइट PPT मतलब एक बार अवक्षेप बन गया तो वापस तो घुलने से रहा, अवक्षेप बनता ही तभी है जब कोई चीज़ घुलना बंद हो जाती, तो हम कहेंगे भाई ये तो घुल नहीं रहा, तो अगर ये नहीं घुल रहा इसका मतलब यहाँ पे रुक जाएगी रिएक्शन, जितना PPT बनना है बन जाएगा, वापस पीछे तो नहीं जाएगा। तो वापस देखो जो 4 उदाहरण मैंने तुम्हें बताया वही तो है। पहले में क्या हुआ, दहन हुआ, दहन अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। दूसरे में क्या हुआ, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीनीकरण, है ना। दूसरे में क्या हुआ, जब प्रबल अम्ल में क्या मिलाया, प्रबल क्षार मिलाया, तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तो ये भी नहीं। ये क्या है, इसको गर्म किया विघटित हो गया, तो ये तापीय विघटन, ठीक है ना। और चौथे में क्या हुआ, अवक्षेप बना, तो हमने तो पहले ही लिखा था कि भाई जो आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है, एग्जामिनर 4 क्वेश्चन दे देगा, 4 अभिक्रिया दे देगा, वो कहेगा बताओ कौन सी उत्क्रमणीय कौन सी अनुत्क्रमणीय, सब में एक ही एरो लगा हुआ है, तो तुम्हें उस टाइम नहीं देखना है एरो से पहचानो, वो सब में एक ही एरो लगाएगा, तुम्हें दिमाग लगाना है कि भाई दहन हो गया तो वापस आने का चांस नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया वापस नहीं आ सकते,
इतना गर्म कर दिया कि पदार्थ विघटित हो गया, ठीक है, खुला पात्र दे दे तब भी वही चीज मानी जाएगी, है ना। और अगर प्रीपीटी बन गया, अवक्षेप बन गया, तब भी कोई चांस नहीं है, ठीक है। मैं हट जाऊंगी, साइड में हो जाऊंगी ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले पाए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट जो आता है, हम तो दिशा के आधार पर पढ़ रहे थे, तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। दो प्रकार की अभिक्रिया थी, जो एक दिशा में चलती है अनुत्क्रमणीय, दोनों दिशाओं में चलती है उत्क्रमणीय। तो नेक्स्ट जो तुम्हारे पास है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है भाई, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इनमें क्या है, तो हम कहेंगे देखो सीधी बात है, दो दिशाओं में चलेंगे, है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, तो हम कहेंगे भाई ऐसी रिएक्शंस, वे अभिक्रियाएं जो दो दिशाओं में चलती है, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ रही है, ऐसी रिएक्शंस है जो दो डायरेक्शन में चलती है, दोनों दिशाओं में चलती है। अब दोनों दिशाओं में चलेगी तो हम इन्हें डबल एरो, है ना, आगे भी चल रही है पीछे भी चल रही है, आधा एरो मतलब अग्र अभिक्रिया, वापस बैक साइड एरो मतलब पश्च अभिक्रिया, ठीक है। तो इन्हें इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। अब भाई आगे चली थोड़ी, मान लो ए जो बीसी बना रहा है, बीसी वापस थोड़ा थोड़ा मिलके ए बना रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर बीसी मिलके वापस ए बना रहे हैं मतलब ये खत्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि वापस थोड़ा बहुत ए आ गया, वापस बीसी में बनेगा, बीसी वापस कहेगा मैं तो ए बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये कभी भी समाप्त नहीं होती है, ठीक है, कभी भी समाप्त, खत्म तो होगी नहीं, ये रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होंगी, है ना, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। चलो ठीक है, ये रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट नहीं होती है, मान लेते हैं। और बात करें, डबल एरो भी हो गया, कभी कंप्लीट भी नहीं होती है। और क्या बात करें, तो हम कहेंगे देखो ए ने बी और सी बनाया, है ना, अब बी सी वापस मिलके ए बनाएंगे, यानी ए तो हमेशा जिंदा रहेगा, कभी मरेगा ही नहीं, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा, है ना। तो इनमें क्रिया कारक की सांद्रता, इन अभिक्रियाओं में, इन रिएक्शंस लिख दूं, इन रिएक्शंस में क्रिया कारक की सांद्रता कभी भी शून्य नहीं होती है, ठीक है। रिएक्टेंट नेवर बिकम जीरो, क्रिया कारक की सांद्रता कभी भी शून्य नहीं होती है, जीरो तो नहीं होगा। चलो ये भी मान लेते हैं भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेवर बी जीरो। फिर मैं लिख दूं, इनको क्लोज कंटेनर में बनाना है, ए ने बी और सी तो बनाया, बी सी वापस मिलके ए बना रहे, पर मैं पात्र खुला रख दूं तो बी उड़ जाएगा, सी उड़ जाएगा, वापस पीछे आने का कोई चांस नहीं, ठीक है। तो ये सदैव क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर मतलब बंद पात्र, बंद पात्र में होती है, ये सदैव क्लोज कंटेनर बंद पात्र में होती है, ठीक है। तो देखो दो दिशाओं में चलेगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। तुमसे पूछे कब समाप्त हो तो तुम कहते ना अनंत समय में, ऐसे भी लिख दो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अनंत समय में पूर्ण होती है। अब हम कहेंगे ये क्या मुसीबत है, अनंत समय मतलब इतना समय है ही नहीं हमारे पास, तो वो खत्म नहीं होगी कुल मिला के, ठीक है। और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कभी जीरो होगी नहीं, क्लोज कंटेनर मैंने आपको बता दिया कि भाई हाँ ऐसा होने के चांस है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बस कंटेनर क्लोज होना चाहिए, पात्र जो है वो बंद होना चाहिए, खुला पात्र रखोगे तो गायब हो जाएगा। देखो जैसे मैं तुम्हें कहूँ H2 गैस की अभिक्रिया I2 गैस से करो, ठीक है, तो ये HI बना लेंगे, है ना, लेकिन HI जो है वो वापस धीरे धीरे इनमें वियोजित होना चालू हो जाएगा,
शर्त एक ही है, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, पात्र बंद होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करूं, अमोनिया बनाऊं, जितनी भी हीट चाहिए वो दे दूं, तो अमोनिया बनेगी, लेकिन अगर पात्र बंद है तो अमोनिया वापस वियोजित हो जाएगी बैक साइड। सिर्फ एक ही शर्त है, पात्र क्लोज होना चाहिए। अगर मैं PCl5 को गर्म करूं, वो टूट जाए किसमें, PCl3 और Cl2, तो भाई ये दोनों वापस मिलके भी PCl5 बना सकते हैं, ठीक है ना। इन तीनों की तो एक ही शर्त है, गैसीय अभिक्रिया है ना, तो एक ही शर्त है, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, बंद पात्र होना चाहिए, और कोई शर्त नहीं, ठीक है भाई। चलो अब मैंने तुम्हें कहा था प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, वो आपकी क्या थी, अनुत्क्रमणीय थी। उसके अलावा कोई और ले लो, मान लो मैं एसिटिक एसिड ले लूं, तो तुम कहोगे नहीं तो दुर्बल अम्ल है, ये तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, दुर्बल अम्ल लेते हैं चयन देगा ही नहीं, है ना। तो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, कोई भी एक वीक हो ना हम चला लेंगे, 2 वीक हो तो दोनों से चला लेंगे, एक वीक हो एक दुर्बल हो तो भी चला लेंगे। तो यहां आपका आंसर सोडियम एसिटेट है ना, और एक जना H देगा एक जना OH देगा, तो एक भी जना दुर्बल हुआ, एक भी अम्ल या क्षार दोनों में से कोई एक भी दुर्बल हुआ, तो आप उसको बोल दो कि वापस आ जाएगा भाई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी आपकी अभिक्रियाओं के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर, ठीक है। अब हम कहें कि भाई साम्य अवस्था कहाँ मिलेगी, तो साम्य अवस्था उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही मिलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि साम्य अवस्था का मतलब ही होता है बैलेंस, है ना, इक्विलिब्रियम, बैलेंस होना, जिस स्पीड से आगे जा रहे हो उसी स्पीड से पीछे भी आओ, ठीक है। तो साम्य अवस्था उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही प्राप्त होती है। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, तो हम कहेंगे साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम जो है वो आपका रिवर्सिबल इक्वेशन उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही आएगा, ठीक है, मान लेते हैं भाई, है ना, क्योंकि साम्य अवस्था का मतलब ही क्या है, तो भाई साम्य अवस्था का मतलब है दो विपरीत दिशा में होने वाले प्रोसेस समान गति से होना, फॉरवर्ड अभिक्रिया इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अभिक्रिया की गति, ठीक है। आगे और डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर का नाम ही साम्य अवस्था है, पूरे चैप्टर में साम्य अवस्था ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए साम्य अवस्था मतलब जिस स्पीड से रिएक्शन आगे बढ़ रही है, समान, लगभग भी नहीं, बराबर, उसी स्पीड से रिएक्शन पीछे भी आ रही है। अग्र अभिक्रिया की गति इक्वल्स टू पश्च अभिक्रिया की गति, अगर ऐसा कुछ है तो उस स्टेट को साम्य अवस्था बोल दो, ठीक है, मान लो यहां तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट है अभिक्रियाओं के प्रकार में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है, पहले हमने पढ़ा डायरेक्शन के हिसाब से, अब हम देख रहे हैं कि देखो भौतिक अवस्था के आधार पर अगर मैं रासायनिक अभिक्रियाओं को डिवाइड करूं क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर आप देखेंगे अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक आपकी है समांगी अभिक्रिया, होमोजीनियस रिएक्शन, दूसरा आपके पास है विषमांगी अभिक्रिया। हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन, समांगी, होमोजीनियस, होमोजीनियस केमिकल रिएक्शंस, विषमांगी, हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और समांगी, समान, यदि क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था समान हो तो फिर समांगी, सोचना ही नहीं है, ठीक है। समांगी होमोजीनियस, जब
क्रियाकारक और उत्पाद, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जब क्रियाकारक और उत्पाद दोनों की भौतिक अवस्था एक समान हो, ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या होती है, एक समान होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, क्रियाकारक, उत्पाद की भौतिक अवस्था एक समान हो, समांगी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। और अलग हो तो हम कहेंगे विषमांगी। जब क्रियाकारक व उत्पाद, क्रियाकारक व उत्पाद है ना, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे क्रियाकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो, अलग अलग, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो आपने कहा फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट के आधार पर। अब तुम खुद पहचानो कौन सी समांगी है, कौन सी विषमांगी है, वो आप खुद दिमाग लगा लो। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, अब देखो, मान लो अगर मैं तुम्हें कहूंगी बताओ समांगी अभिक्रियाओं के उदाहरण, तो तुम कहोगे समांगी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था एक समान हो, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि देखो, अगर मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन आयोडीन से कराई, HI बना, वैसे तो रिवर्सिबल भी है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस, HI भी गैस, ठीक है, समांगी है। PCl5, यहाँ बच्चों को लगता है PCl5 ठोस है, ठोस अवस्था में भी होता है, गैस अवस्था में भी होता है। PCl5 को जब गर्म करा तो ये बना PCl3 प्लस Cl2, ये क्या है, ये भी समांगी है, ठीक है। जब मैंने एसिटिक एसिड अम्ल है, देखो लिक्विड, प्लस इथेनॉल की अभिक्रिया कराई, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल भी लिक्विड है, तो जब मैं एसिटिक एसिड में अल्कोहल मिलाऊंगी, देखो ये द्रव द्रव्य साम्य अवस्था है, ध्यान रखना है ना, आगे आएगा तब बताऊंगी, ठीक है। तो एसिटिक एसिड और अल्कोहल, ठीक है, यहाँ से H और एसिड से OH, ध्यान रखना एसिड से OH आता है, तो यहाँ बनेगा CH3COO C2H5, एस्टर, फलों जैसी गंध वाला यौगिक जो कि द्रव अवस्था में है, और वाटर तो है ही लिक्विड, तो ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये सब लिक्विड, तो भाई ये जो है ये है द्रव द्रव साम्य अवस्था। मान लो ऐसा क्वेश्चन फंस जाए, द्रव द्रव साम्य अवस्था का उदाहरण दो, तो भाई द्रव द्रव साम्य अवस्था का एक ही उदाहरण है एस्टर और अल्कोहल, है और भी है, फिलहाल आपको ध्यान रखना एसिटिक एसिड और अल्कोहल से एस्टर निर्माण होना, ठीक है, लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब आप कहोगे नहीं विषमांगी अभिक्रियाओं के बारे में कुछ समझो, विषमांगी अभिक्रिया के उदाहरण, ठीक है, विषमांगी अभिक्रियाओं के उदाहरण। अब देखो विषमांगी अभिक्रियाओं में क्या करना है, जैसे अगर मैं आपको कहूं कैल्शियम कार्बोनेट, तो तुम कहोगे तो चूने का पत्थर है, CaCO3, गर्म कर दो, ये रिवर्सिबल है, अगर बंद पात्र में तो रिवर्सिबल है, खुले पात्र में तो इरिवर्सिबल है, ठीक है, तो तुम्हें दोनों जगह मिल सकता है। अब गर्म करोगे तो चूना बनेगा, तो चूना तो ठोस है, CO2 बनेगी, तो CO2 तो गैस है, तो ठोस है गैस है, अलग अलग है ना, तो हम कहेंगे फिर तो ये विषमांगी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ फॉस्फोरस, तो भाई फॉस्फोरस ठोस है, तीन तरह का फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस,
रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, तीनों ठोस है। तो अगर मैं कहूँगी नहीं फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज कर दो तो ऑक्सीजन तो गैस है और आपको ये कंपाउंड मिलेगा P4O10 और मान लो ये भी ठोस अवस्था में, तो तुम कहोगे ना एक तो ठोस है, गैस है और फाइनल क्या हो गया, वापस ठोस मिल रहा है। तो डिपेंड भाई, भौतिक अवस्था क्या है, अलग अलग है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हमने डिसाइड किया था दिशा के आधार पे, दूसरा हमने डिस्कस किया भौतिक अवस्था के आधार पे, और थर्ड हम रासायनिक अभिक्रियाओं को बांट लेते हैं अभिक्रिया के दौरान आपको ऊष्मा चाहिए या ऊष्मा मिल रही है कि ऊष्मा देनी पड़ रही है। ठीक है ना, एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा के आधार पर। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान जो भी ऊष्मा परिवर्तन होता है उसे एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है ना, अभिक्रिया ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन, ऊष्मा के आधार पर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है आप केमिकल रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करो। भाई हो सकता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान ऊष्मा मुक्त हो रही है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऊष्मा मुक्त होती है उन्हें बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में आपको लिखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होना, और दूसरी जिनके दौरान ऊष्मा अवशोषित हो रही है उन्हें कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है ना। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है, हीट रिलीज, ऊष्मा मुक्त होती है। अब तुम सोचो कि अगर अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त हुई, सिस्टम कह रहा है कि भाई हीट बाहर जा रही, तो सिस्टम को तो हीट लॉस हो रहा है। हमसे हीट बाहर जा रही तो बॉडी तो आपकी, मान लो आप ट्रेडमिल बहुत दौड़े, कहीं भी दौड़े तो पसीना आएगा, पसीना आएगा तो हीट जो है वो बाहर गई, बॉडी की बॉडी ठंडा फील करती, कूलिंग इफेक्ट आता है कि हाँ चलो हीट बाहर गई, तो सिस्टम को हीट लॉस होता है। लॉस को नेगेटिव से दिखाएंगे तो डेल्टा एच नेगेटिव। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में डेल्टा एच हमेशा क्या रखना है, नेगेटिव। जबकि जब बात ऊष्माशोषी की आती है तो वे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है ना। अब सिस्टम कह रहा है कि भाई मुझे हीट चाहिए, ठंड लग रही है तो हीट चाहिए, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्सो हीट लॉस होना नेगेटिव से दिखाओगे, है ना, और एंडो हीट एब्जॉर्ब होना, इसको आप पॉजिटिव से दिखाओगे। ठीक है, अब देखो जितनी भी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं, है ना, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है, तो आपको ऊष्मा ज्यादा मिलेगी। 13.6 होता है माइनस का किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो सभी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, है ना, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार में सबसे ज्यादा मिलेगी, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार थोड़ी कम मिलेगी, बट मिलेगी। जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, सभी उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है ना, वो ऊष्माक्षेपी होती है। ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब है ना, देखो जब कुछ टूटता है, जैसे मैं कहूँ PCl5 टूटा, तो PCl5 तो स्टेबल है ना, क्यों टूटा कोई, तो हम कहेंगे हमने हीट दी, एनर्जी दी, तभी टूटा। तो जब विघटन अभिक्रियाएं हैं, कुछ टूट रहा है, अगर वो स्टेबल है और पहले से वो टूट रहा है, तो फिर उसको हीट चाहिए, है ना। और अगर कुछ बन रहा है, दो जने मिलकर कुछ तीसरा बना रहा है, तो सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रही, तो वो हीट रिलीज करेगा। जनरली है ना, तुम क्या देखोगे कि भाई डेल्टा एन से दिमाग लगाना, आगे हम पढ़ेंगे डेल्टा एन क्या।
डेल्टा एन मतलब आप एक रासायनिक अभिक्रिया देखो, उसमें उत्पाद गिनो, गैसीय उत्पाद के मोल, गैसीय उत्पाद के मोल माइनस गैसीय क्रियाकारक के मोल। ठीक है, उत्पाद के मोल माइनस क्रियाकारक के मोल, इनको आप गिनो। ठीक है, अगर जनरली बता रही हूँ भाई, देखो हर केस में नहीं लगेगा, बट आपके क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप शीट करते हैं, मॉड्यूल करते हैं, कोई भी स्टडी मटेरियल करते हैं, है ना। कि देखो अगर तुम्हें डेल्टा एन जो है वो नेगेटिव मिले, तो डेल्टा एन नेगेटिव मतलब क्रियाकारक ज्यादा है, उत्पाद कम है, मतलब हाँ, डेल्टा एन नेगेटिव मतलब क्रियाकारक ज्यादा है और उत्पाद कम है, मतलब दो जने मिलके एक जना बना रहे, तो दो जने मिलके एक बना रहे क्योंकि वो स्टेबल है, तो हीट रिलीज होगी, ऊष्मा मुक्त होगी। और कुछ दिमाग नहीं चल रहा तो अगर डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा एन, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। मैंने जनरली लिखा है, फिर कल के दो इसमें तो लगा नहीं, तो एक आध में नहीं लगेगा, बाकी लग जाता है। अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है। और अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है, डेल्टा एन पॉजिटिव मतलब उत्पाद ज्यादा है, क्रियाकारक कम है, मतलब एक को गर्म कर रही हूँ दो बन रहे हैं, तो तापीय विघटन है, गर्म कर रही हूँ टूट रहा है, दो बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं, तो उसको मैं हीट दे रही हूँ, तो मैं हीट दे रही हूँ मतलब ऊष्मा शोषी, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक है, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि डेल्टा एन नेगेटिव होता है तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, और डेल्टा एन पॉजिटिव होता है तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और आप चाहें तो दिमाग लगा के कुछ सॉल्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि N2 गैस है प्लस 3H2 ये भी गैस है, 2NH3, एक दिशा में ले लेती हूँ क्योंकि फिर तुम्हें लगेगा अग्र दिशा में एक्सो है कि पश्चिम है, तो मैं एक दिशा में 2NH3। ठीक है, डेल्टा एन निकालो, गैसीय उत्पाद, गैसीय उत्पाद अमोनिया, एक एन तीन हाइड्रोजन मत करना, अमोनिया एक है, एक बोतल में अमोनिया होता है, एन और हाइड्रोजन टुकड़े में नहीं होता है, एक अमोनिया एक है, तुम्हारे पास अमोनिया के 2 मोल हैं, क्रियाकारक में एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन टोटल 4 है, क्रियाकारक में एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन टोटल 4 है, तो उत्पाद के मोल 2 है, क्रियाकारक के 4 है, आंसर -2। तो मैंने तो तुम्हें अभी सिखाया, अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये जो अभिक्रिया है ना ये ऊष्माक्षेपी होगी। अगर ये कोई रिएक्शन है तो ये क्या होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। ठीक है, और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो ट्वाइस SO3 गैस और ये बना रहा है 2SO2 गैस प्लस O2, ये भी गैस। अब डेल्टा एन गैसीय, सिर्फ गैस को गिनना है, क्रियाकारक ठोस को द्रव को नहीं गिनना। उत्पाद के मोल तो भाई 2 SO2 है और 1 O2 है, टोटल 3 है, तो उत्पाद के मोल 3, क्रियाकारक के कितने 2, तो आंसर 1, मतलब डेल्टा एन गैसियस पॉजिटिव आया, तो भाई डेल्टा एच गैसियस भी क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी ये अभिक्रिया जो थी तुम्हारी ऊष्माक्षेपी थी, लेकिन अगर इधर जाओगी तो ये अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्मा शोषी। मैं SO3 को जब तक हीट नहीं दूंगी तब तक तो वो नहीं जाने वाला आगे। ठीक है भाई, नहीं जाओगे तो हीट दे ही देंगे, और तो क्या ही कर सकते। क्लियर है यहाँ तक। एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें अच्छा सा दे देती हूँ। यहाँ थोड़ा है ना बच्चा उलझ भी जाता है, परेशान भी हो गई, ये क्या हो रहा है। देखो N2 प्लस O2 gives 2NO, और डेल्टा एन से करोगे तो उत्पाद के मोल 2 है, क्रियाकारक के मोल 2 है, आंसर 0। तो यहाँ बच्चा फंस जाता है, ये ऊष्माक्षेपी है कि शोषी है। तो तुम देखो नाइट्रोजन, जब बिजली कड़कती है ना
तब वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके NO बनाती है। फिर आगे एसिड रेन वाला कॉन्सेप्ट है। तो नाइट्रोजन अक्रिय गैस ही है, बस नाम से अक्रिय नहीं है, दिल से अक्रिय है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उच्च बंध वियोजन ऊर्जा है ना। यहाँ पे इतना ट्रिपल बॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े तब जाके तुम इसका बॉन्ड तोड़ पाओगे, बिजली चमकानी पड़ेगी, कितनी भयंकर हीट होती है। तो हम कहेंगे भाई ये तो तगड़ा मामला, उच्च बंध वियोजन ऊर्जा है। तो तुम चाहते हो कि भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो तुम हीट दो, मतलब हम कहेंगे ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है ना। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि बहुत भाई हमें क्या लगना पड़ेगा, खर्चा है हमारा, बहुत ज़्यादा खर्चा है, तब जाके हम इसमें कुछ कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नेक्स्ट टर्न में हम आएंगे साम्य अवस्था पे। साम्य अवस्था है क्या, भौतिक साम्य पढ़ेंगे पहले, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।